जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जान कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपको और ध्यान दिला दें कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इनमें जो गुण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। संवरक परगुण, और फिर क्रम विनिमय परगुण, तीसरा आपका तत्समक परगुण, और चौथा आपका सहचर्य परगुण। तो आज हम चारों परगुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर आपका होता है संवरक परगुण। तो आइए संवरक परगुण के योग का नियम देख लेते हैं। योग का संवरक परगुण आप लोग देख लीजिए। तो योग में आप देख लीजिए, अगर कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आप 2 लेते हो और प्लस 8 लेते हो, तो 8 और 2 10 हो जाता है। 3 लेते हो और 9 लेते हो, इसको अगर जोड़ते हो तो 9 3 12 हो जाता है। 5 लेते हो और 8 लेते हो, तो 8 और 5 13 हो जाता है। देखिए, अगर 2 पूर्ण संख्याओं को आप जोड़ते हो तो तीसरा भी आपका पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो यही संवरक परगुण का नियम है कि अगर 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। तो आपका जो जोड़ है, योग है, ये संवरक परगुण को फॉलो करता है, मतलब संवरक परगुण का नियम इसमें लागू होता है। आइए आप घटाव को देख लेते हैं। इन्हीं संख्याओं को लेते हैं। 2 माइनस 8 बराबर कितना होगा? -6। 3 माइनस 9 बराबर कितना होगा? -6। 5 माइनस 8 बराबर कितना होगा? -3। अब देखिए, -6 -3। आप जानते हो कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो अगर हम इन संख्याओं से देखें तो जो घटाना होता है ये आपका संवरक परगुण नहीं है, मतलब घटाने का जो गुण है वो संवरक परगुण में नहीं आता है। उसके बाद आप गुणा को देख लीजिए। इन्हीं संख्याओं को लेते हैं। 2 गुणे 8 16, 3 गुणे 9 27, 8 गुणे 5 या 5 गुणे 8 40। देखिए, गुणा में भी आप देखते हैं कि जब 2 संख्याओं का गुणा किया जाता है तो उनका गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होता है। अतः आपका जो गुणा है ये संवरक परगुण को फॉलो करता है, और ये आपका घटाना संवरक परगुण को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद भाग आता है। भाग में देख लीजिए, 2 भागे 8 ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद 3 भागे 9 ये हो जाएगा 1/3। 5 भागे 8 ये हो जाएगा 5/8। अब देखिए, ये सब आपको पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो बटे के p/q के रूप में होती हैं वो परमीय संख्याएं होती हैं। तो ये सब परमीय संख्या प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाग है ये संवरक परगुण को फॉलो नहीं करता, मतलब भाग का जो प्रगुण है ये संवरक परगुण में लागू नहीं होता है। और इसके बाद आता है आपका क्रम विनिमय परगुण। हाँ, तो इसके बाद आता है आपका क्रम विनिमय परगुण। अब क्रम विनिमय परगुण में देख लीजिए, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को उलट कर, मतलब जो संख्या आगे आई है उसको पीछे कर दिया जाए और जो संख्या पीछे आई है उसे आगे कर दिया जाए। ये होता है क्रम विनिमय का परगुण। अब देखिए, ये संख्या अगर 2 + 8 है तो 2 + 8 आपका 10 हो गया। अब इसको अगर उलट दिया जाए, 8 + 2 किया जाए तब भी 10 होगा, और 3 और 9 जो है जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो 9 + 3 किया जाए तब भी 12 आएगा, और 8 और +5 13 आ रहा है, तो 8 + 5 किया जाए तब भी 13 आएगा। अब देखिए, इसके क्रम को हमने उलट दिया है तब भी ये सेम आंसर, सेम इसका योगफल आ रहा है। इसलिए जो योग है
ये क्रम विनिमय नियम पर लागू होता है। क्रम विनिमय प्रगुण पे योग का नियम लागू होता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को घटाव में किया जाए तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6 और 8 में से 5 जाएगा तो आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे -6 -3 आ रहा था, यहाँ 6 6 6 और 3 आ रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इसके मान में परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। मतलब घटाव में क्रम विनिमय प्रगुण भी लागू नहीं होता है। अब गुणा में देख लीजिए, गुणा में देख लीजिए 8 × 2 करोगे तब भी 16 आएगा, 9 × 3 करोगे तब भी 27 आएगा, 8 × 5 करोगे तब भी 40 आएगा। अब देखिए इसका जो आंसर आ रहा है गुणनफल, ये वही संख्या आ रहा है जिसमें 2 से 8 में गुणा किए थे तब जो आता था वही 8 में 2 से गुणा करने पर भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुणा का प्रगुण है ये क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो कर रहा है, मतलब क्रम विनिमय नियम इस पे लागू होता है। अब देख लीजिए भाग में देख लीजिए, 8 को भाग देंगे 2 से तो आएगा 4, 9 को भाग देंगे 3 से तो आएगा 3 और 8 को अगर भाग देंगे 5 से तो आएगा 8/5। अब देखिए पहले आ रहा था 1/4, 1/3 और 5/8, अब आ रहा है 4, 3 और 8/5। तो इसका जो भागफल है ये चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रम विनिमय का प्रगुण है ये भाग में लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब ये होता है सीधा सा कि अगर अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन ना हो। अगर अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो योगफल में चेंजिंग ना हो और अगर घटा रहे हैं तो घटाव में चेंजिंग ना हो, लेकिन इसमें घटाव में चेंजिंग हो जा रहा है, अतः क्रम विनिमय नियम घटाव पे लागू नहीं होता है। गुणा में चेंजिंग नहीं हो रहा है तो क्रम विनिमय नियम आपका गुणा में लागू होता है, और भाग में चेंजिंग हो जा रहा है तो भाग में लागू नहीं होता है। और इसके बाद आता है तत्समक प्रगुण। तत्समक प्रगुण का मतलब ये होता है कि तत्समक आपका जो अवयव है वो 0 है और 1 है, 0 है और 1 है। तो तत्समक का योगात्मक जो प्रगुण होगा, मतलब अगर किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए क्या उसके मान में परिवर्तन होगा? तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके बाद आता है आपका तत्समक प्रगुण। तो आइए तत्समक प्रगुण के बारे में देख लेते हैं। तो तत्समक का योग प्रगुण देखते हैं। तत्समक होता है, तत्समक का मतलब ये होता है योग प्रगुण में कि अगर किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए, तत्समक अवयव आपका 0 है और 1 है। अगर तत्समक अवयव 0 अगर किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्या उसके मान में परिवर्तन होता है? देख लीजिए, मान लीजिए 8 में हम 0 जोड़ दें तो आएगा 8, या आप 0 में 8 जोड़ दीजिए तब भी आएगा 8, मतलब इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि योग का तत्समक प्रगुण लागू होता है, योग पर तत्समक प्रगुण लागू होता है। अब आइए घटाव करके देख लेते हैं। अगर 8 में से 0 घटाया जाए तो कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन अगर 0 में से 8 घटाओगे तो -8 आएगा। इसके मान में परिवर्तन हो जाता है, इसके मान में परिवर्तन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि घटाने पर तत्समक प्रगुण लागू नहीं होता है, घटाने पर तत्समक प्रगुण लागू नहीं होता है क्योंकि इसके मान में परिवर्तन हो जा रहा है। आइए अब गुणा में देख लेते हैं। अगर गुणा में देखा जाए तो 8 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में अगर 8 से गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। तो इसके मान में दोनों क्रम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा में तत्समक प्रगुण लागू होता है, गुणा में तत्समक प्रगुण लागू होता है। भाग करके देख लीजिए, अगर 8 को 0 से भाग दिया जाए तो ये आएगा इनफाइनाइट, और अगर 0 को
8 से भाग दिया जाए तो आएगा 0। तो इसका भी अलग हो जा रहा है, इसलिए भाग का जो नियम है ये भी तत्समक परगुण पे लागू नहीं होता है। तो तत्समक परगुण होता क्या है? ऐसी संख्याएं जिनमें अगर 0 अगर जोड़ दिया जाए तो उसके योगफल में परिवर्तन ना हो, या 0 से गुणा किया जाए तो उसके योगफल गुणनफल में परिवर्तन ना हो, लेकिन भागफल में अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो भाग का नियम उस पर लागू नहीं करता है। और अगर घटाने पर उसके मान में परिवर्तन हो जा रहा है तो घटाना भी तत्समक परगुण पे लागू नहीं होता है। तो घटाना लागू नहीं होता है, भाग आपका लागू नहीं होता है, आपका गुणा लागू होता है और आपका जोड़ लागू होता है तत्समक परगुण पे। और इसके बाद अब आता है आपका साहचर्य परगुण। हाँ दोस्तों, तो इसके बाद आता है आपका साहचर्य परगुण। साहचर्य परगुण में 2 से अधिक अंक होते हैं। साहचर्य परगुण में 2 से अधिक अंक होते हैं। देख लीजिए, 1 + 2 + 3। अगर इसको जोड़ा जाए, 1 में 2 और ये अगर 2 कोष्टक के अंदर है तो 3 और 2 को जोड़ा जाए और उसमें फिर 1 जोड़ा जाए तो 3 2 5 और 1 6 आएगा। या आप देख लीजिए, 1 + 2 को कोष्टक में करके इसमें 3 जोड़ा जाए तब भी 3 और 3 6 ही आएगा। अब आइए घटाव में देखते हैं। अगर 1 - 2 - 3 किया जाए तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? -4। उसके बाद अगर है 2 - 1 - 3 तो इसमें क्या आएगा? -2। तो देखिए इसके मान में परिवर्तन हो रहा है और ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। एक तो परिवर्तन भी हो रहा है और ये पूर्ण संख्या भी नहीं है, इसलिए साहचर्य का जो गुण है ये आपके घटाने पे लागू नहीं होता है। आइए गुणा करके देख लेते हैं। 1 × 2 × 3, इसको अगर कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाए तो 3 दूनी 6 एकन्यम 6 आएगा। या फिर 1 × 2 को कोष्टक में बंद करके × 3 किया जाए तो देखिए 2 एकन्यम 2 3 6 आएगा। इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, अतः जो साहचर्य का गुण है ये गुणा में लागू होता है और जोड़ में लागू होता है, लेकिन घटाने में लागू नहीं होता है। आइए अब भाग में देख लेते हैं हम लोग। जैसे 1/2/3 है तो ये आएगा 1/2 और उसके बाद भागे 3 आएगा तो 1/2 × 1/3 आएगा। यह आएगा 1/6 और ये आपका 1/6 जो है ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका परमीय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि भाग में साहचर्य परगुण लागू नहीं होता है। तो साहचर्य परगुण किस किस में लागू होता है? आपके योग में लागू होता है और गुणा में लागू होता है, घटाने और भाग में लागू नहीं होता है। तो अभी तक हम लोगों ने यही देखा है, चाहे वो साहचर्य परगुण हो, चाहे आपका समवरक परगुण हो, चाहे आपका क्रम विनिमय परगुण हो, चाहे आपका तत्समक परगुण हो, ये चारों परगुण जो आपके होते हैं ये गुणा और योग में लागू होते हैं, लेकिन घटाने और भाग में लागू नहीं होते हैं। तो आज का सेशन आपका यहीं तक रहा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे क्लियर करेंगे। और आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।